जब इस इवेंट के बारे में चर्चा चल रही थी तो मुझे एक लाइन याद आई जो पहले कभी मैंने पढ़ी थी। वो लाइन ये थी कि एमेच्योर्स डिस्कस टैक्टिक्स, प्रोफेशनल्स डिस्कस लॉजिस्टिक्स। ऐसे में आज जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पार्लियामेंट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एकेडमिया और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लॉजिस्टिक्स के मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर मैं उपस्थित देख रहा हूं, तो मुझे आप सभी के प्रोफेशनलिज्म पर गर्व हो रहा है। अमृतकाल के प्रवेश द्वार पर लॉजिस्टिक्स और सिविल मिलिट्री फ्यूजन पर चर्चा आप सभी के अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों और साथ ही उसे प्राप्त करने के संकल्प को दर्शाती है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं इंडियन आर्मी और सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, लॉजिस्टिक्स की सिस्टमैटिक स्टडी भले ही मॉडर्न एज की देन हो, पर अपने मूल रूप में इसका कंसेप्ट मानवता के प्रारंभ से ही हमारे यहां विद्यमान है। आज से हजारों वर्ष पहले आग की खोज के पश्चात परिवहन के साधन के रूप में पहिए यानी व्हील्स की खोज लॉजिस्टिक्स के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। उस समय टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था और कई मामलों में जीवन आज की अपेक्षा काफी सरल भी था, जिसे हम आज मल्टीटास्किंग कहते हैं, यानी एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाना। वह शुरुआती दौर में लोगों की दिनचर्या का यह हिस्सा हुआ करता था। युद्धों के संबंध में भी यही बात लागू होती थी। प्रारंभिक काल के युद्धों में प्रत्येक योद्धा खुद अपने खाने और साजो सामान तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता था, पर जैसे जैसे वॉरियर्स के ग्रुप्स बनने लगे और बढ़ने लगे तो खाने पीने से लेकर हथियार और अन्य साजो सामान की जिम्मेदारी इनसे संबंधित एक्सपर्ट्स को दी जाने लगी। माना जा सकता है कि यही एक्सपर्ट्स लॉजिस्टिक्स के कंसेप्ट के अग्रदूत थे। साथियों, धीरे धीरे लॉजिस्टिक्स का दायरा और युद्ध में उनका रोल बढ़ता चला गया। वार की प्रिपेयर्डनेस के अनुरूप राइट टाइम और राइट प्लेस पर राइट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ राइट आइटम्स सेनाओं के पास उपलब्ध हों, इसे इंश्योर करने में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सिस्टम की भूमिका भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई। जैसा कि हम जानते हैं कि वार्स का सामना भले ही दशकों के अंतराल पर करना पड़े, पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की तैयारी हमें हमेशा रखनी ही पड़ती है। आज के दौर में हम यह कहें कि किसी युद्ध के निर्धारण में लॉजिस्टिक्स और लॉजिस्टिशियन के परफॉर्मेंस की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। साथियों, आज मैं सेना के साथ साथ इस सेमिनार में कई अन्य महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स जैसे रेलवे, सिविल एविएशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पैरामिलिट्री फोर्स, एकेडमिया और इंडस्ट्री को भी देख रहा हूं। आप सबका यहां उपस्थित होना काफी मायने रखता है, क्योंकि सिविल सेक्टर में भी जैसे जैसे समय बदल रहा है, लॉजिस्टिक्स की भूमिका भी यह स्वाभाविक रूप से बढ़ती जा रही है। लॉजिस्टिक्स आज नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमीज के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स में से एक है। लॉजिस्टिक्स किसी देश में प्रोडक्टिविटी से लेकर इन्फ्लेशन रेट, एनर्जी की कॉस्ट, उनकी अवेलेबिलिटी और इकोनॉमी के अनेक अन्य महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को यह प्रभावित करता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखें, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक लॉजिस्टिक्स से हम दो चार होते ही रहते हैं। हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पढ़ना लिखना या बिजनेस, हर चीज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हो सकता है सुबह हमारे ब्रेकफास्ट की प्लेट में जो फूड ग्रेन्स हमें मिला, उसका कुछ हिस्सा पंजाब से आया हो, तो कुछ बंगाल से आया हो, कुछ मसाले साउथ इंडिया से आए हों, तो कुछ नॉर्थ ईस्ट से आए हों, या शायद दुनिया के किसी और हिस्से से आए हों। और आप जानते हैं, पिछले कुछ दशकों में दुनिया इस कदर आपस में जुड़ी है जैसे पहले कभी न जुड़ी थी।
इसमें भी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और हम दुनिया के एक हिस्से में बैठकर दूसरे हिस्से की न केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि वहां का कोई मनचाहा सामान भी एक निश्चित समय सीमा में मंगा सकते हैं। आज दुनिया के किसी कोने से असम या दार्जिलिंग की चाय मंगाना या ब्राजील से स्ट्रॉबेरी मंगाना कोई मुश्किल बात नहीं रह गई है। साथियों, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने लॉजिस्टिक्स की स्पीड और रीच को अभूतपूर्व गति से बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए अमेरिका और लंदन में छपने वाले पत्र और पत्रिकाएं पहले जहां कई दिन की जर्नी के बाद इंडिया पहुंचती थीं, आज वे रियल टाइम में हमारे हाथों में हुआ करती हैं। न केवल मेट्रो सिटीज में बल्कि छोटे शहरों में भी इनकी बराबर पहुंच है। इंटरनेट हमारा ऐसा साथी बन चुका है मानो उसके साथ जाने कितने जन्मों का हमारा रिश्ता हो। सैलरी में डिले हो जाए चल जाएगा, खाने में डिले हो जाए चलेगा, पर इंटरनेट स्लो हो जाए तब आज नहीं चलने वाला है। इसी तरह के अनेक उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का कार्य किया है। साथियों, किसी देश की इकोनॉमी को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक रोबस्ट, सिक्योर और स्पीडी लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हुआ करती है। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य में चाहे बैटलफील्ड हो अथवा सिविल सेक्टर, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस की क्रिटिकलिटी बढ़ने ही वाली है। ऐसे में अब तक चली आ रही लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था का रिव्यू और 21st सेंचुरी की जरूरतों के अनुसार उसमें रिफॉर्म करना आज के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में हमारी आत्मनिर्भरता एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अपने विशाल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें आत्मनिर्भर लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम की आवश्यकता है। ऐसे में देश में लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पॉलिसीज भी तैयार की हैं। इसमें नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म एवं अन्य प्रयासों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देना शामिल है। साथियों, कुछ स्टडीज के मुताबिक भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का करीब करीब लगभग 13% यह आंका गया है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देशों में यह कॉस्ट अपेक्षाकृत कम होती है। ज्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की वजह से भारत के सामानों की कॉस्ट स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत कम हो जाती है। भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़े और लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो, यह समय की मांग है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना यह भी बहुत आवश्यक होगा। इसलिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अलावा भी सरकार ने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व समझते हुए इस दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। आज हम सब देश में वर्ल्ड क्लास रोड्स, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय पूरे देश भर में बड़ी तेजी से सड़कों और हाईवेज का जाल बिछा रहा है और कुछ समय पहले तक देश में हाई क्लास रोड्स बस लुटियन जोन में ही दिखाई दिया करती थी। आपने कुछ लोगों के ड्राइंग रूम में तो हाई क्लास रोड्स की फ्रेम्ड तस्वीर भी टंगी हुई देखी होगी। आदमी कोई तस्वीर अपने कमरे में कब टांगता है? जब वह चीज बड़ी अनोखी हो, खास हो या सामान्यतः हो अनुपलब्ध होती हो। कुछ वर्ष पहले तक अच्छी गुणवत्ता वाली रोड्स और हाईवेज भी हमारी देश में कुछ ऐसे ही हुआ करते थे, पर अब देश में रोड ट्रांसपोर्ट की तस्वीर बहुत बदल गई है। पहले जहां एक दिन में 8-9 किलोमीटर की सड़कें बनना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, आज भारत रोजाना 37 किलोमीटर तक सड़कें और हाईवेज बनाकर नए नए ये रिकॉर्ड कायम कर रहा है। यह दरअसल रोड्स और हाईवेज के निर्माण में ही
प्रोग्रेस नहीं बल्कि देश की मजबूत लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में प्रगति का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। साथियों, रेलवेज का हाल भी इससे कुछ अलग नहीं था। यात्री हो या माल, कब चलेंगे और कब पहुंचेंगे, यह किसी रहस्य से कम नहीं होता था। हमारे देश में जिन जिन विषयों पर सर्वाधिक चुटकुले बने हैं, रेलवे उनमें से एक है। जिस तरह निर्विकार और स्थित प्रज्ञ भाव से रेलवे चलती थी, आप सब उससे अच्छी तरह अवगत होंगे ही। न जल्दी पहुंचने की चिंता, न ही लेट पहुंचने की चिंता। पर आज रेलवे की गति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण हुआ था और बीते 7 वर्षों में सरकार ने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग का काम पूरा किया है। और 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। बीते 7 वर्षों में सरकार ने 24,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। इसके अलावा नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, भारतमाला और सागरमाला परियोजना के तहत पूरे देश में कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करने का प्रयास, इनलैंड वाटरवेज और सी प्लेन्स जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर से देश को जोड़ने का प्रयास, मेट्रो का विस्तार, ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने का कार्य, वन नेशन वन पावर ग्रिड के तहत बिजली की सुचारू रूप से आपूर्ति की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में भी लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 3 वर्षों में रक्षा मंत्रालय में जो पॉलिसी चेंजेज हुए हैं, उसमें तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस एक प्रमुख आयाम है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना के साथ हम सर्विसेज के बीच ज्वाइंटनेस की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ज्वाइंटनेस के चलते जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक फायदा हुआ है, लॉजिस्टिक्स उनमें से एक है। हमारी सर्विसेज में अनेक जगहों पर कुछ कॉमन लॉजिस्टिक्स की नीड होती है। ऐसे में हमारा प्रयास है कि देश में कॉमन लॉजिस्टिक नोड्स हों, जहां किसी एक सेना के रिसोर्सेज बाकी सर्विसेज को भी सीमलेसली उपलब्ध हों। तीनों सर्विसेज के बीच ट्रेनिंग के संदर्भ में भी ज्वाइंटनेस की आवश्यकता पर भी बल दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा और अदृश्य आर्किटेक्चर होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। यह इफिशिएंट लॉजिस्टिक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें भी सभी सर्विसेज ने अपने आईसीटी आर्किटेक्चर डेवलप किए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि इन तीनों सर्विसेज के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी हो, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को सर्वोत्तम तरीके से इस्तेमाल कर सकें। साथियों, हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि फ्यूचर वार में लॉजिस्टिक्स के लिए न केवल सर्विसेज के बीच ज्वाइंटनेस की ही आवश्यकता होगी, बल्कि इंडस्ट्रियल बैकअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मटेरियल सपोर्ट, इंडस्ट्री और मैन पावर के रूप में देश की समस्त बॉडीज के बीच ज्वाइंटनेस की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा दुनिया के अनेक देशों द्वारा अपनाई जा रही पॉलिसीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी हमें सीखने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर सिविल डिफेंस पार्टनरशिप के द्वारा हम अपने लॉजिस्टिक्स में अनेक सुधार ला सकते हैं। हमारे सिविल पार्टनर्स और इंडस्ट्री के साथ कमिटमेंट और म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करने के लिए रोबस्ट पॉलिसीज का बनना भी यह अत्यंत आवश्यक है। यह सभी हमारे कार्यों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देंगे। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के हाईएस्ट लेवल को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब देश के सामने उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ एक रोबस्ट फ्रेम के अंतर्गत आए। साथियों, लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता कंटिजेंसी से निपटने के समय सर्वाधिक परिलक्षित होती है और इस क्षेत्र में शुरुआत से ही बहुत कम ध्यान दिया गया था। पर हमारी सरकार ने आज की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए इस विषय पर भी नए सिरे से विचार किया है और आज डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और काउंटर इंसर्जेंसी से निपटने में हमारा रिस्पांस टाइम पहले के कंपैरिजन में काफी कम हुआ है।
नेशनल बिल्डिंग के अलग अलग मिशन में हम एक नई ऊंचाई की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हमने काफी कुछ करने का प्रयास किया भी है, पर हमें अभी बहुत दूर तक जाना है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। आप लोगों ने एक प्रॉवर्ब जरूर सुना होगा कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो एलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। पर इससे आगे बढ़ते हुए हमें फास्ट भी चलना है और बहुत दूर भी जाना है। हमारा देश वर्तमान में जिस विशाल ट्रांसफॉर्मेशन का साक्षी बन रहा है, उसमें सिविल मिलिट्री फ्यूजन बहुत कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज का यह सेमिनार उस दिशा में आगे बढ़ने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी आप इस तरह के इंटरसेक्टरल सेमिनार्स आयोजित करेंगे और नए विचारों और निष्कर्षों के साथ सामने आएंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं इस सेमिनार के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के भविष्य में प्रयासों की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।